ओके, फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ टेड्स सैलरी वन अप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/10 इज स्पेंट फॉर क्लॉथिंग एंड 1/3 फॉर फूड एंड फॉर रेंट। व्हाट पार्ट ऑफ द सैलरी इज लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? तो सिंपल, ये 1/10 पहले खर्च की है, वन जी अपॉन थ्री फिर खर्च की है, दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दो। सिंपल। जी। तो 1/, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने 10% पहले खर्च की, 20% फिर खर्च कर दी, कितनी बच गई? तो आप कहेंगे 10 और 20 30 खर्च कर दी, 70 बच गई। ऐसा ही है। नहीं। हाँ नहीं, रिमाइंडर की बात नहीं हो रही है सर। जी जी। नॉर्मल 10% और 20% यूज की, 30 हो गई जी और 70 बच गई। जी। जब रिमाइंडर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, वो आगे आ रहा है, क्वेश्चन 2 पे आ रहा है। जी जी। हम्म। ओके, 1/10 पहले स्पेंड की, 1/3 फिर खर्च की। ये होगी जनाब 13/30। ठीक है 13 सानिया? ओवर 30। अ, जी सर सानिया, सर। जी थर्टीन सर ओवर ये। थर्टी स्पेंड हुई है। जी सर यही आंसर आ रहा है सर, मैंने नहीं पहले। नहीं नहीं, 13/30 स्पेंड हुई है, बाकी कितनी बची? सर, सर यहाँ एक तक मिनट तो। शहर, इनको 1 बताने दें। माइनस 13 ओवर 30। ओके वन ओके। माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा। हम्म। कितनी बचेगी शहर? सर 17/30। हाँ, सानिया समझ आई बात? नहीं सर। भाई देखें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपने किसी केक का 1/3 खा लिया तो बाकी कितना बचा? टू अच्छा सुनो मेरी टू बात। ओवर थ्री 1/3 खा लिया का मतलब है 3 में से 1 पार्ट खा लिया है। ओके, हम्म। जब आपने 3 में से 1 पार्ट खा लिया तो कितने पार्ट बच गए? 2/3। 2/3। जी बिल्कुल, तो ये 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको, होता 1 माइनस ही है, आई अंडरस्टैंड। बट जब इजीली एक चीज हो पा रही है तो उसको ऑप्ट करें। वैसे कर सकते हैं जी। हाँ, तो अगर आप किस चीज का 3/5 खा रही हैं सानिया, तो बाकी कितना बचा? 2/5। थैंक यू सो मच। कश्यप, अगर आप किस चीज का 7/8 खा रही हैं तो बाकी कितना बचा? 1/8। थैंक यू। तो यहाँ पे आपने 13/30 स्पेंड किया है, तो बाकी 17/30 बच जाएगा। और अगर आप इसको 1 माइनस भी करेंगे, 1 - 13/30, यू वांट टू टेक द ट्रबल, फाइन, 30 × 1 = 30 -13 बचेगा 17/30 ही। डिवाइडेड बाय 30, 17/30 ही बचेगा। अच्छा। हाँ, 30 में से 13 वैसे ही माइनस कर देंगे, 17 आ सर, जाएगा, तो ये आसान था। ठीक सर है। एक सवाल पूछना है सर, जो आंसर आया है आप इसका ही मतलब इसलिए पार्ट हमने निकाले ना क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सैलरी इज लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेंडिचर्स हाँ एंड जी, हाँ जी, 13/30 आपने खर्च कर डाला है, तो जी ज़ाहिर है सर। 17/30 बच गया है। जी सर। तो 17/30 आपका आंसर है। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 रिमाइंडर का क्वेश्चन है। परसेंटेजेस में हमने रिमाइंडर अच्छे से किए थे। तो उसी का जो है ये क्वेश्चन है, आई हैव टू स्पेंड 1/10 ऑफ माई इनकम ऑन हाउस रेंट। मेरे पास किसी बच्चे का एक क्वेश्चन है अभी अभी व्हाट्सएप पे, कहते हैं जैसे आइल्स का एग्जाम ब्रिटिश काउंसिल लेता है, सेट का टेस्ट कौन लेता है? किसको पता है? नहीं सर। सेट का टेस्ट वही लेते हैं जो जीआरई का लेते हैं, ईटीएस वाले। एनटीएस वाले ना। ईटीएस वाले। ईटीएस, अच्छा हम्म, अच्छा। खैर वैसे ही आ गया था, मैंने पूछ लिया। ओके। अच्छा, आई हैव टू स्पेंड 1/10 ऑफ माई इनकम ऑन हाउस रेंट, 1/10 ऑफ द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कितना बचा बाय द वे? 1/10 खर्च किया तो 9/10। 9/10, उसका आपने 1/10 फिर कन्वेंस पे लगा दिया, यस। उसका फिर 9/10 बच गया, एंड 1/3 ऑफ द फर्दर रिमाइंडर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, उसका फिर आपने 1/3 फिर लगा दिया, फिर 2/3 बच गया। आफ्टर विच आई यस। हैव ₹648 लेफ्ट ओवर, तो उसके बाद जो बचा वो 648 था। माई इनकम इज, तो देखिए हो ये रहा है कि आपने पहले हम्म 1/10 खर्च किया,
उसका 9/10 बच गया, उसका फिर 1/10 खर्च किया, उसका फिर 9/10 बच गया, उसका फिर 1/3 खर्च किया, उसका फिर 2/3 बच गया। अब जो बच गया है वो है 648। तो ऐसी क्या यस। वैल्यू थी एक्स जिसका 9/10 के 9/10 का 2/3 जो है वो 648 आया है। बाज़ लोग इसको चार्ट से भी समझ लेते हैं। 110 आपने खर्च कर दिया, 9/10 बच गया, अब आपके पास 9/10 है। इसका फिर 1/10 खर्च कर दिया तो उसका फिर 9/10 बच गया, तो आपके पास 9/10 का 9/10 बच गया, जैसे हाफ का हाफ बचता है। कश्यप समझ रही हैं? जी जी। जैसे हाफ का हाफ बच जाता है ना, जी ऐसे सर। 9/10 का 9/10 बच गया। अब इसका हम्म। आपने 1/3 फिर खर्च कर दिया, 2/3 बच गया। तो ये सब करने के बाद भी आपको मिला तो वही है, 1/10 का 9/10, इस 1/10 का 9/10, इस 1/3 का 2/3। तो ये सारा करने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो आप क्या किया करें, 1/10 का 9/10 लिख लें, फिर 1/10 का 9/10 लिख लें, फिर 1/3 का 2/3 लिख लें। तो कोई वैल्यू है एक्चुअली, उसके 9/10 के 9/10 का 2/3 निकालो तो बचता है 648। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी है। माई इनकम इज, तो हम एक्स निकाल लेंगे, द रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन। देख लें एक नजर। सर एक बात पूछनी है। सही हम्म। टू, ये सही 2/3 कहाँ से आया, फिर क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है कहीं। 1/3 है ना, 1/3 खा लिया हमने, खर्च कर लिया, तो 2/3 बचेगा ना। अच्छा, तो सर इसमें हर फ्रैक्शन का 1 1 माइनस होगा ना। क्योंकि वो रिमाइंडर रिमाइंडर कहे जा रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी। 648 मल्टीप्लाई बाई 2/3 3/2 हो जाएगा, 9/10 10/9 हो जाएगा, और वो 9/10 10/9 हो जाएगा। द रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन। आप जो है कैंसिलेशन कर लेंगे। 1200। 9 1 ज़ा 9, जी बिल्कुल, 9 7 ज़ा 9 2 ज़ा 9 8 ज़ा 2 4 ज़ा, और 4 3 ज़ा 12 1200 हो जाएगा आंसर। 12 into 10, 1200। जी बिल्कुल। नोट हो गया। तो नहीं मैंने सर। इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको उस तरीके से किया हुआ है कि पहले मैंने उसकी वो पर्सन लेके, देन उसको आप एक्चुअल अमाउंट से माइनस करके, देन फिर पर्सन लेके, क्योंकि जो जो गिवन है ना उसमें आपको रिमाइंडर मिलता जाएगा। रिमाइंडर निकालने के बाद फाइनल आप उसको 648 के इक्वल करके फिर आप निकाल लें काफी 1200। काम किया होगा आपने। नहीं सर, ये हो गया 3 स्टेप्स में ही हो गया, जिस तरह आपका हुआ हुआ है ना, 3 स्टेप्स में ही हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक। जी। सही। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है, 3 डिफरेंट है, 3 करवा रहा हूँ, 4 आपको छोड़ूंगा आपकी। 3 कह रहा है पोस्ट हैज half of its length in mud, 1/3 of its length in water, and इतने मीटर 3 1/3 meters above the water. Find the whole length of the post। देखें ये पोस्ट है कोई, इसका जो हाफ है टोटल का वो मड में, और फिर 1/3 जो है इसका टोटल का वो वाटर में है। फिर जो ऊपर वो बताया हुआ है 3 मीटर, 3 1/3 मीटर। अच्छा, हाफ टोटल का प्लस 1/3 ऑफ टोटल प्लस इतने मीटर, ये आ गई टोटल लेंथ, राइट। ऐसे ही है, जी जी। इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। इसमें से टी जी। निकाल लेना है हम लोगों ने। तो आप ये दोनों वैल्यूज उधर ले जाएं या इधर ही एलसीएम ले लें, जो आपको सूट करे। 1/2 टी प्लस 1/3 टी प्लस 3 3 9 और एक 10/3।
6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 3t प्लस 3 2 जा 2t प्लस 20। 20। तो ये 5t प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। 5t उधर जाके माइनस होगा, t इज इक्वल टू 20 मीटर्स आ जाएगा। एक और तरीका ये था कि ये नीचे जो हाफ और वन थर्ड है ना, ये वाला टुकड़ा जो है, हाफ और वन थर्ड, ये हो गया 5.6 टोटल का। तो इसका मतलब ये जो है, ये टुकड़ा जो ऊपर बचा है, ये 1/6 है टोटल का, ऐसे ही है। हम्म। तो 1/6 जो है टोटल का, वो 3 3 10/3 के इक्वल है। तो 3 2 6, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा अच्छा अच्छा T20, अच्छा। ऐसे भी हो जाता। सर जी जी। सर सर मेरी फैमिली में एक्चुअली डेथ हो गई है, तो सर मुझे निकलना होगा। ओ, मैं मिल आपकी, गया। अगर हो सका तो मैं गाड़ी में जाते जाते आपको ज्वाइन इन कर लूंगी, कोई अगर हो बात नहीं, सका तो। रिकॉर्डिंग हो रही, बाद में सुकून से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। 20 मीटर। तो ये वाला तरीका भी ठीक है और ये वाला तरीका भी ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सीधा है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है, ऐसे ये सहर। सॉरी, सुनाई नहीं दिया सर। अच्छा अच्छा। मैंने कहा ये जो तरीका आपकी है ना वॉइस ये, कट गई थी। अच्छा मेरी कट गई, ओके। ये जो तरीका है ये थोड़ा सा बड़ा है जी जी। लेकिन सीधा सीधा है। तो ये जो मैंने दूसरा, ये जो सर फाइव मैंने पॉइंट ऐसे ही सिक्स किया हुआ है, हाँ। 5.6 1/6 किया है, तो ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन ट्रिकी है, तो जो भी आपको सूट करे। जी सर। ठीक है, ऑलराइट। समझ आ गया कश्यप आपको? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, 4 मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये वो 2 जैसा ही है। पहले आपने 1/3 पढ़ा, ओ सॉरी, पहले आपने 3.8 पढ़ी बुक 1 डे एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अनदर डे। तो पहले आपने 3/8 पढ़ ली तो 5/8 बच गई। यस। फिर 4/5 पढ़ ली, 1/5 बच गई, ये बच गई, ये इक्वल टू 30 है। तो 8 3 24, 240 टोटल थे पेज शुरू में। खैर कर ही दिया है मैंने। पांचवा देख ली। पांचवें का आंसर क्या निकाला साहर ने? शाबाश। सर 15/16 आया है। जी बिल्कुल सही निकाला है। अच्छा, ये है थैंक यू। क्वेश्चन कि इफ हाफ ऑफ द एयर इन अ टैंक इज रिमूव्ड with each stroke of a vacuum pump, what fraction of the original amount of air has been removed after 4 strokes? हर स्ट्रोक पर टैंक की एयर हाफ रह रही है। हाँ हो गया जी। हाफ के हाफ का हाफ का हाफ ऐसे चल रहा है। 4 बार आपने एयर खींची उसमें से, कितनी कहता है रिमूव हुई है? तो हम देख लेते हैं बची कितनी है। पहले आधा बच गया पहले स्ट्रोक पर, फिर उसका आधा बच गई, क्वार्टर रह गई, फिर उसका आधा बच गई 1/8 रह गई, वन फिर बाय उसका फोर आधा बच गई 1/8, 1/16 रह गई। ये बच गई है 15। बाकी। तो इसका मतलब है हाँ 15/16 रिमूव हो गई है। कश्यप क्लियर है? जी जी। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे। आप सोचें 80 थी एयर टोटल, पहले स्ट्रोक के बाद 40 बच गई, दूसरे स्ट्रोक पे उसका आधा 20 बच गई, तीसरे स्ट्रोक पे उसका आधा 10 बच गई, चौथे स्ट्रोक पे उसका आधा 5 बच गई। 5 बच गई 80 में से, तो 75 गई आउट ऑफ 80। तो वही 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 16, 15/16 बच गई। आपने टोटल कितनी ली सर? 80 16 ली? 80 80 80। 80 ली, ठीक है। हम्म। और मतलब हम अज्यूम जिसमें करेंगे तो उसमें हम कोई उसका अज्यूम करने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए ना। लाइक रीजन आपने ये है। 80 इसमें अज्यूम किया है। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं 100 ले लेता ना शहर, जी तो पहले स्ट्रोक पर 50, दूसरे पर 25, अब तीसरे पर जी 12.5 पे आ जाते हम, जी फिर 6.25 पे आ जाते, वो फिर कैंसिलेशन मुश्किल हो जाती। जी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना था।
तो सर 80 आपने किस उससे ताकि वो अज्यूम देर किया, तक आधा होता चला जाए, मतलब देर इवन तक। नंबर, लेकिन इवन नंबर तो 100 भी है, मतलब कोई लॉजिक होगी ना हाँ ना, 80 अज्यूम 100 करने अगर मैं की। लेता ना तो 50 हो जी जाती, फिर 25 हो जाती। अब यहाँ पे वो पॉइंट्स में चली जाती, यहाँ हाँ पे वो तो फिर है, पॉइंट्स में चली जाती। बस ये इससे बचने के लिए मैंने 80 लिया। सही है। 16 भी सही था, 16, 8, 4, 2, 1। ये तो परफेक्ट हो गया। ये तो हाँ हाँ, बचा ही 15, बस ये तो आसान, और भी आसान हो गया। तो ये भी है, 16 से 8 हुई, 8 से 4 हुई, 4 से 2 हुई, 2 से 1 हुई। 5 से 2 से, हाँ हाँ, तो 15 बच गई, 15 रिमूव हुई। तो कोई भी नंबर ज्यूम करें, स्मार्ट नंबर्स कहते हैं इनको हम। जी। जी ठीक है, क्लियर है कशिफ, क्लियर है। जी जी। Alright. अच्छा, 6 भी वही है जो हम ऊपर 4 वगैरह करके आए हैं। इफ 1/3 of the liquid contents of a can evaporates on the first day and 3/4 of the remainder evaporates on the second day, the fractional part of the original contents remaining at the close of the second day। तो fractional part बताना है बस, पहले 1/3 गया, 2/3 बचा, फिर उसके रिमेनिंग का 3/4 गया, तो 1/4 बचा। ये बच गया 2/12, यानी 1/6 बच गया। ये रहा, क्लियर, गुड। जी 7, the indicator of an oil tank shows 1/5 full. After a truck delivers 165 gallons of oil, the indicator shows 4/5 full. What's the capacity in gallons of the tank? पहले 1/5 full था, जब आपने उसमें और ऑयल डाला तो वो 4/5 फुल हो गया। वन जी अपॉन फाइव से 4/5 हुआ है, यानी कि 3/5 फुल हुआ है ना। 3/5 जो फुल हुआ है वो 165 गैलन से फिल हुआ है। 3/5 जो टुकड़ा फिल हुआ है टोटल का, वो 165 से फिल हुआ है। टी आ जाएगा 165 इंटू 5/3, 275। दूसरा तरीका ये था कि पहले 1/5 था टोटल का, फिर आपने उसमें प्लस किया 165, तो ये हो गया इक्वल 4/5 टोटल का। यस, इसको टी को उधर ले जाके सॉल्व करते, ये भी वही 1/5 उधर जाएगा, बचेगा 3/5 ही, तो वो भी बात वही हो जाएगी, एक ही बात है, ठीक है। यही वाला मेथड ठीक है सर, ठीक है क्योंकि ये, कश्यप। हाँ चलिए परफेक्ट। दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ हाँ, ये वाला। जी हाँ, देखें पहले 1/5 था टैंक जी भरा हुआ, 1/5 ऑफ टोटल। आफ्टर अ ट्रक डिलीवर्स 165 गैलन्स ऑफ ऑयल, और दिया किसी ट्रक ने उस टैंक को, तो प्लस हो गया। द इंडिकेटर शोज 4/5, फिर इंडिकेटर पर 4/5 आ गया। जब 1/5 में 165 और डाला तो वो इक्वल टू जी 4/5 हो गया। इसको सॉल्व करना है बस, इसको उधर ले जाके टी निकाल लें, जैसे भी कर लें, यही बन जाएगा, ठीक है। ठीक है हाँ। सही सही। 8, when the gasoline gauge of an automobile shows 1/8 full, 14 gallons are needed to completely fill the tank. What is the capacity? इसको कैसे करें? देखिए 1/8 फुल है ना। मुझसे पूछ रहे हैं सर। कोई भी बता दे, दो ही तो लोग हैं। सर वो मतलब 1/8 फुल है, तो 7/8 जो है ना वो रिमेनिंग हो जाएगा, वो 14 के इक्वल है। इक्वल है, वो 14 के इक्वल है। टी इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। कश्यप क्लियर है? जी गुड। नाइन, 10 merchants agreed to purchase uniforms for a local baseball team at a total cost of $M. After a disagreement, two merchants dropped out of the project. By how many dollars was the cost to each merchant remaining increased?
क्या आंसर निकाला था इसका सहर आपने पहले अगर किया था तो? पर m/40। ठीक हम्म, है। ठीक आंसर निकले हुए गलत हैं है? आपके। नहीं नहीं, सही निकला हुआ है। Okay, देखें, पहले thank 10 मर्चेंट्स थे, वो टोटल $m पे कर रहे थे। कश्यप ऐसे ही है? जी जी। तो हर एक के हिस्से में m/10 आ रहा था। हम्म फिर दो मर्चेंट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो अब 8 लोग बच गए। तो अब हर एक के हिस्से में m/8 आ रहा है। हम्म तो ज़ाहिर है ये अब हर एक के हिस्से में ज्यादा आ रहा है पहले से। कितना ज्यादा आ रहा है वो हम डिफरेंस लेके चेक कर लेंगे। 10m minus 8m, 2m/80, that is m/40। m/40 ज्यादा आ रहा है हर एक के हिस्से में, ठीक है। जी। और 10 देख लें। असलम, अशरफ, ये तो बहुत आसान है। अकरम एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर रुपीज 529। Aslam and Ashraf together was supposed to do 19/23 of the work. So Akram should be paid. तो भाई 19/23 तो वो दोनों को मिल गया। बाकी 4/23 बचा। कितने पैसे थे? 529। 23 जा 529, 23 4 जा 92। तीसरे बंदे को 92 मिलेंगे। क्लियर है? जी। तो बहुत ही आसान था। 11 पे आ जाए। A man leaves his estate to his wife and two sons. The wife receives 1/3 of the estate, and each son receives half of the remainder. Find the value of the entire estate if each son receives $4,000 as his share. तो भाई पहले तो वाइफ को मिल गया 1/3, उससे बाकी बचा 2/3। ये जो 2/3 है इसके दो टुकड़े हुए हैं, हाफ हाफ, दोनों बच्चों के। तो इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो एक बच्चे का शेयर आ जाएगा, दैट इज 4,000। यानी जो वाइफ से बचे हैं उसका आधा 4,000 है। तो 3 4 ज़ा 12, 8 12,000 टोटल उसकी जो है वर्थ है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जो वाइफ से बचा है 2/3 टोटल का, हम्म वो पूरा ही 8,000 है। जी दोनों बच्चों का। जी जी। उससे भी हो जाता है, ये 4,000 हो जाता है, वो 12,000 हो जाता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो तीनों को एक एक जितने पैसे ही मिले, 4 4 हज़ार डॉलर। हम्म 12। ठीक है जी सर, 12 का क्या आंसर निकाला था? सर 1/12 आया हुआ है। ठीक है, सही आया है। तो आपने नंबर अस्यूम किए थे या वैसे ही किया था? ये तो 5/6 इंटू 1/2। हम्म। 5/12 आ गया, उसको 1/2 में से माइनस कर दिया, हाफ में से। अच्छा चले, मैं समझा देता हूँ फिर भी अपने तरीके से। इन अ ग्रेजुएटिंग क्लास विद द सेम नंबर। अच्छा, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि अगर ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये बायो के स्टूडेंट्स हैं, ये मैथ्स के हैं फॉर एग्जांपल, वैसे ही ये अगर जो है 15 हैं, हम्म, और ये अगर 45 हैं, और ये अगर जो है 32 हैं, और ये 12 हैं, ठीक है। तो अब ये हो गए 47 बायो के बच्चे हैं, और 57 मैथ्स के बच्चे हैं, और 60 बॉयज़ हैं, और 44 गर्ल्स हैं। 44। और हाँ। टोटल बच्चे हैं अह, 104। एक सौ ठीक है। चार यस। अच्छा, हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं
what part of boys is taking bio? तो आपका क्या आंसर होगा? 15/104। ओके, जी कश्यप। हाँ 15/104 ही होगा। अच्छा देखें, मसला ये है, यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया है। ओह मैंने सॉरी, पूछा है, 16 बॉयज, ओनली बॉयज की बात की थैंक यू सो आपने। मच, यू गॉट इट। सॉरी, यस, हाँ। वो कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ बॉयज, तो आप ओके फौरन हाँ से बॉयज को देखने लग जाएं। 15/60 होगा। जी जी सर। व्हाट पार्ट ऑफ बॉयज इज टेकिंग बायो, तो ये 15 जो बच्चे हैं बायो ले रहे हैं बॉयज में से, वो 60 का कितना पार्ट है ये पूछ रहा था वो। ठीक है, तो ये इंस्टेड ऑफ 104 15/60 आना था। अच्छा, अगर मैं इसी तरह से ये पूछूं, सर ये ना जीमेट में ये चीजें बहुत होती हैं, मतलब हम ना चीज अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं लेकिन हम बहुत तेजी में होते हैं ना, तो वो हाँ अब सिर्फ खाली बॉयज की बात है लेकिन हम टोटल पे चले जाएंगे। ये बस चीजें यही मैंने देखी ख्याल कि रखना है। बहुत ये चीजें होती हैं। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ बायो स्टूडेंट्स इज गर्ल्स? जी 32/42, 32/47। 44। सहर बहुत जल्दी कर रही 47, हो। 47, सॉरी सॉरी, 32/47। या शी इज राइट। सॉरी सॉरी सॉरी। बायो स्टूडेंट्स पे आ जाएं, बायो ऑफ। स्टूडेंट। जी अच्छा जी। ये याद कर लो, इज अपॉन ऑफ याद कर लो, चलो काफी आसानी हो हाँ जाएगी। ऑफ के बाद जो आएगा वो नीचे आएगा, ऑफ बायो जी जी स्टूडेंट्स, जी तो जी। ये 32/47 हो जाएगा। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास is boys taking maths? अब शाबाश। सर शायद 45/104 होगा क्योंकि 45/104। क्लास की बात हुई है। हम्म, कश्यप क्या कहा? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 45/104 बोल रही थी। हाँ, तो पार्ट ऑफ द क्लास कह रहा है, जी पूरी ठीक है। क्लास का कितना पार्ट वो बॉयज हैं जो मैथ्स ले रहे हैं, यानी 45। ठीक है, सो यस ये सर। चीज अगर आपको समझ आ गई है तो अब हम ये क्वेश्चन 12 इजीली निपटा लेंगे। वो कह रहा है कि इन अ ग्रेजुएटिंग क्लास विद द सेम नंबर ऑफ बॉयज हैं, जितने बॉयज हैं उतनी गर्ल्स हैं, यहाँ पर तो दोनों इक्वल हैं, जो भी ले लें आप। 1/8 of the girls and 5.6 of the boys are honor students. Honor students जो हैं 1/8 girls हैं और 5.6 of boys हैं। What part of the class? What part of the class consists of boys who are not honor? तो नॉट ऑनर वाले जनाब 7/8 गर्ल्स हैं और 1/6 बॉयज हैं। यानी वो पूछ रहा है ये जो ऑनर्स में नहीं है बॉयज, वो टोटल क्लास का कितना पार्ट है, यानी ये जो बॉयज हैं 1/6 ऑफ बी, ये टोटल क्लास का यानी बी प्लस जी का कितना पार्ट है। ऐसे ही बनेगा। जी ठीक है ना, ये जो बॉयज हैं ये पूरी क्लास का यानी बॉयज प्लस गर्ल्स का कितना पार्ट है। तो ये तीनों क्योंकि इक्वल ही हैं, बी जी, सबको या तो बी कर दो, सबको जी कर दो, या सबको एक्स कर दो, आपकी मर्जी है, या कोई नंबर ले लो, आपकी मर्जी हो, कटने ही कटना है। 1/6 x/2x, ये 2 ऊपर जाके 1/12 कर देगा। वैसे भी नजर आ रहा था कि अगर बॉयज का 1/6 है तो टोटल क्लास का 1/12 हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही गर्ल्स भी तो है ना, वरना बस डिवाइड बाय 2 कर दो। क्लियर है ये? जी गुड। सहर क्लियर है? आपने तो कर लिया था खैर वैसे ही क्वेश्चन जी जी। 13। लेकिन 13 सर तो मुझे आपकी चीज समझ में नहीं आई जी जो जी आपने की है। जी जी। मैंने तो इसको इस तरह करा था कि उन्होंने ऑलरेडी हाफ क्लास की बात की है, हाफ बॉयज हैं हाफ गर्ल्स हैं, तो हम्म, हाफ को मल्टीप्लाई बाय 5/6 कर दिया, तो जो आंसर आया उसको हाफ में से माइनस कर दिया।
अच्छा, मैं आंसर आ आपके गया। सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 48 बॉयज हैं जी और 48 ही गर्ल्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो यानी टोटल 96 बच्चे हैं, राइट। जी अब 1/6 बॉयज ऑनर्स में नहीं है ना। 1/6 ऑफ 48, जी 8 बॉयज ऑनर्स में नहीं है, राइट। जी। ये जो 8 बॉयज हैं, ये टोटल क्लास का कितना पार्ट है? तो अब इस 8 हम्म। को किससे डिवाइड करेंगे? 48 प्लस 48 हाँ जी, मीन्स 96 से। तो ये 96। 1/12 आ जाएगा। अब अगर यस। आपका कॉन्सेप्ट इस वाले कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है तो ठीक है। जी सर। हाँ अगर यही है। नहीं कर रहा, कोई आपको एरर दिख रहा है, तो फिर उसको आप जो है नहीं इनवैलिड नहीं, यही समझ। यही चीज है। हाँ। आपने इसको 48 से डिवाइड किया है 8 को, जी जी। और उसको हाफ कर दिया है। और उसको हाफ कर दिया। अब अगर वो बिल्कुल हाफ ऐसे। करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि आपने क्यों किया है, इसलिए किया है कि दोनों सेम है, तो फिर ठीक है। अगर ऐसा यस लग रहा एंड है कि नहीं, देन मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट लेके किया है, तो फिर आप, जाहिर है आंसर तो सही आ गया है, लेकिन आंसर तो 2+2 भी 4 होता है, और 2 × 2 भी नहीं 4 नहीं होता है। सर, मतलब मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल किया। 5 बाई हम्म 6 ऑफ हाफ क्लास, 5 बाई 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ। जो हम्म आंसर आया वो उसमें से आप हाफ में से माइनस कर दो उस आंसर को। हम्म 5/12 आया है आंसर। तो उसको 1/2 में से माइनस कर दिया, क्योंकि हाफ क्लास जो है ना वो बॉयज की है। 5/12 को 1 में से माइनस करेंगी, ये तो हाफ सेवन बाई में से ट्वेल्व सर, हाफ में से। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 बाय, किसको? 5/12 को जी हाफ में से माइनस करेंगे? जी। अरे वाह। चलें, बहरहाल कुछ साइंस चल रही है आपकी। ठीक है ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट। आपको समझ आना चाहिए जो चीज़ हो रही, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से समझा दिया कि अगर यही चीज़ आप समझ के कर रही हैं सब कुछ, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। 13 देख लें। ये तो आसान क्वेश्चन है। मिल्टन हैज 1600, ये कर लीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 14, इसका आंसर आपका आ गया था। 8/9 19। 8/19, हाँ 8/19, ठीक है, कर लीजिएगा। 14 देख लें, 14 का क्या आंसर निकाला है? सर इसका आंसर 1/4 शायद गलत आया हुआ है। ये हाँ, सही नहीं आता। चलें कशिफ, क्वेश्चन पढ़ें जरा, शाबाश। A glass full of milk नहीं नहीं, weighs मतलब one. अपने तौर पर पढ़ के अच्छा, जरा देखें, sorry. अंडरस्टैंड करें क्या कह रहा है, शाबाश। जी, देखें, अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, ये रहा ग्लास फुल ऑफ मिल्क, ये 1 kg का है। Hmm. फिर हाफ फुल मिल्क है, इसने आधा इसमें से मिल्क निकाल दिया। सेम ग्लास है, आधा मिल्क निकाल दिया, आधा है। अब ये 3/4 हैं, 3/4 kg है। कितना वेट मिल्क का रिमूव हुआ है? 1/4. 1/4 रिमूव हुआ है। ऐसे ही है सहर। सहर जी कहाँ सर। चली? हाँ, देखें, 1 किलोग्राम था, जी अब सर। 3/4 किलोग्राम रह गया, तो जाहिर है 1/4 किलोग्राम मिल्क गया है ना। जी सर। ये 1/4 किलोग्राम ऊपर वाले हाफ में है, नीचे वाले हाफ में भी 1/4 ही होगा। अगर हाफ ग्लास में 1/4 मिल्क आ रहा है, तो पूरे ग्लास में 1/4 और 1/4 आएगा ना। समझ गए जी सर, ऐसे तो ही है। आधा किलो दूध है, ये 1/4 1/4।
वन हाफ बाई के जी वन मिल्क है, तो अपॉन। इसका मतलब हाफ के जी हाँ का ही ग्लास है। ट्रिक यहाँ पे थी कि हाफ ग्लास में क्वार्टर मिल्क है, तो पूरे ग्लास में आधा किलो मिल्क है। आधा किलो मिल्क है तो आधा किलो का खाली ग्लास है। एम्प्टी ग्लास पूछा था, आधा किलो का है। अरे सर ये तो मतलब बहुत ही इजी सी बात थी, हाँ। दूसरा लेकिन ये ये कि इक्वेशन कंफ्यूज बना करा लें, हुआ। ग्लास प्लस मिल्क 1 kg का है, ग्लास प्लस हाफ मिल्क 3/4 kg का है। इसको सॉल्व करके इक्वेशन को हम निकाल लें। एक सेकंड रुकिएगा सर। हम्म। ये आपने क्या 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 लिखा है? ग्लास ग्लास प्लस प्लस मिल्क। मिल्क 1 kg, ग्लास प्लस हाफ मिल्क 3/4 kg। तो आप इनको सॉल्व करके एम निकाल सकती हैं, सॉरी सॉल्व करके जी निकाल सकती हैं। हाँ इसमें से जी निकल आएगा, ये बनेगा 3/4 माइनस 1/2। हम्म। जो भी मैं सॉल्व करना है इसको यूं कर लें, ये लें जी जी काट दें, हाँ एम माइनस हाफ एम इज इक्वल टू वन कटेगा। माइनस 3/4 1/4। एम आ गया हाफ, एम हाफ है तो जी भी हाफ है। जी सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ओके। अच्छा, एवरेज करवा दूं या अ, सहर कश्यप ने तो मतलब कल से ज्वाइन किया ना, कल वो यहाँ पे क्लास लेके गई थी, आज उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है। तो उनके लिहाज से तो काम काफ़ी, उनको मैंने इस क्लास से पहले भी कुछ काम करवाया है क्विक मैथ्स और अलजेब्रा का, और ये एक टॉपिक हो गया है। तो एक काम ये हो सकता है कि हम एवरेजेस कर लें, दूसरा हो सकता है कि हम थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग कर लें, फिर मैं कश्यप को फारिग कर दूंगा, तो हम अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है सर, और सर वो इंटरेस्ट वाले का फिर हम बाद में हाँ हाँ देखें हाँ या? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं बता देता हूँ इंटरेस्ट वाला, इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। वो बता जी। के ही आगे चलते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। अच्छा, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ यूं होते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल $1000 आपने इन्वेस्ट किए जी और 5% इंटरेस्ट पर। तो ये तो सीधा सीधा 5% ले लेंगे 1000 का, तो वो 3 साल इंटरेस्ट नहीं के लिए कराएंगे। जी 5% 1000 का निकाला और उसको 3 टाइम्स कर दिया, 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। उसको 1000 में दोबारा ऐड कर दिया तो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, राइट। जी, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। राइट कश्यप, Yes. ये तो क्लियर है ना, ये तो सीधी जी सीधी चीज है। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये है, फॉर एग्जांपल आपने $1000 का अमाउंट है, ये P0 ले लें, प्रिंसिपल है, इनिशियल प्रिंसिपल। या आपने इंटरेस्ट रेट R ले लें, I ले लें, जो आपको सही लगे, ठीक है, दोनों में से जो भी ले लें। आपने 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे इन्वेस्ट कर दिए। जी अब 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद ये होगा एक कि इसका 12% 1000 वो का। इसमें ऐड हो जाएगा, देन अगले साल हम इसका 12% लेंगे, राइट सर? सर ये तो एग्जैक्टली मतलब समझ, हाँ ये तो समझ आ रहा था। लेकिन exactly. सर जब क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कुछ और ही, उन्होंने बीच में कुछ और ही पूछा हुआ होता है। वो मैं थोड़ा समझाता हूँ, एक दो चीजें और समझा देता हूँ, इसकी इसकी ही जी है, ठीक है। जी 12% 1000 का आ जाएगा 120। 120। तो अब आपकी जी अमाउंट बन गई न्यू 1000 प्लस प्लस 120, 120। 1120, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 12%। इसी को आप 1120 का 12% लेंगे जी सर। और वो 1120 में ऐड कर देंगे, ठीक है। जी सर। तो यूं ही चलता जाएगा। अच्छा, जरा ऐड कीजिएगा 12% 1120 का निकाल के। एक सेकेंड।
12 divided by 100 14.4 आ रहा है, ठीक है। multiplied by 1120. ये मैंने सर 120 क्यों लिखा? 134.4. हाँ ठीक है, हेलो 1 जी 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 जी, इंटू सर 0.12, 134.4. ये बना था 134.4। हाँ, हाँ प्लस कर देंगे इसको 1120 में, कितना हो तो ये जाएगा? हमारा बन जाएगा 1254.4. दोबारा बताएं। एक सेकेंड, ये है 1254.4. ठीक है, ये एनुअल कंपाउंडिंग थी। जी जी सर. कंपाउंडिंग सेमी एनुअली भी हो सकती थी, जी सर. इसको कंपाउंडिंग डिवाइडेड मंथली भी बाय, हो सकती थी। हाँ सर अगर ऐसा ही है. कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगी, पहले सेमी एनुअली देख लेते हैं। सेमी एनुअली, सेमी एनुअल का मतलब है साल में 2 बार कंपाउंडिंग दो होगी और बार 6% मिलेगा। तो आप जी. इंटरेस्ट रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 बार जो है सेमी एनुअल का मतलब हर 6 महीने के बाद का शिफ्ट, ठीक है। तो 12% अपॉन 2 6% हो जाएगा, 6%. ठीक है। और हम 2 इयर्स का देख रहे थे, तो ये जो है 2 इयर्स में 4 बार लगेगी ये, ठीक है। जी सर. तो हम सिर्फ 1 साल का ही निकालते हैं कि 120 आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। इसमें 1 साल का 120 आया था हमारा इंटरेस्ट, और हमारा अमाउंट 1120 हो गया था। इसमें देखते हैं पूरा साल होने के बाद 120 बनता है या ज्यादा बनता है, ठीक है। तो $1000 आपने जो इन्वेस्ट किए, 6 महीने के बाद उसका 6% मिला आपको $60। तो आपका अमाउंट हो गया 1060, राइट। यस अगले 6 महीने में 6% मिलेगा आपको 1060 का। कितना बन रहा है? सर, एक सेकंड देख के बताते हैं. 0.06 मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 1060, ये आ रहा है 63.6। तो ये जब इसमें ऐड करेंगे आप 63.6 1060 में, तो 1123.6 आ रहा है। तो इसका जी मतलब ये है, ये 1120 बना था, $120 ऊपर मिले थे, ये $123.6 ऊपर मिले हैं। तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आप ज्यादा फायदे में आते चले जाते हैं। जी अगर ये मंथली कंपाउंडिंग होती तो आप 12 को 12 से डिवाइड कर देते, जी और सर. यही कंपाउंडिंग 12 बार लग रही होती। तो ये छोटी सी चीज होती है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसा और जब सर. कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट आए, तो मतलब अगर कंपाउंडिंग एनुअली के बजाय कुछ और हो, तो अगर हम्म. साल में 2 बार हो रही हो, तो आप रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ जो इंटरवल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो एक जी साल सर. है तो सेमी एनुअली में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स को। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें। बाकी ये कि मैं देखूंगा अगली किसी क्लास में कुछ 1 2 4 क्वेश्चंस निकाल लूंगा इसके रिलेटेड, वो करवा दूंगा, सही है? ओके सर. बाकी इसमें जो थैंक ज्यादा यू. प्रॉब्लम आता है वो कंपाउंडिंग का आता है कि वो सेमी एनुअली या मंथली कर देता है। अगेन जीआरई जीमैट के क्वेश्चंस में वो 2 या 3 मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ हमने ये 2 किए हैं ना, जी सर. उसके बाद एक ज्यादा से ज्यादा एक और कर देगा, क्योंकि फिर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, और जाहिर है टाइम सॉल्व करना। कंज्यूमिंग होता है, हाँ. 2 मिनट में बिल्कुल, तो सॉल्व होना सर वाकई मुश्किल हाँ है. एग्जैक्टली। अब देखे ना, आपने इसमें कैलकुलेटर यूज किया है जो अलाउ नहीं है वहां पे आपको, जी सर. यारी मैं वालों को यही तो बोलने अलाउ है। वाली थी. हाँ, जी तो सर. ऐसा क्वेश्चन देगा वो कि हो सके वो, ठीक है। ऑलराइट, सही है, बस ये थोड़ा सा आइडिया देना था। एक दो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के करवा देता हूँ, फिर मैं कश्यप को जो है छुट्टी दे दूंगा, फिर आपके जो 1 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर. ऑलराइट,
अच्छा ये बताओ सहर, लॉजिकल रीजनिंग करवाऊं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊं अभी? सर मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे रीडिंग कम्प्रीहेंशन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में से आपको 3-4 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कर लेते मुझे, हैं भाई हाँ, कश्यप, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग फिर भी बेहतर लगता है। कोई बात नहीं, हम लॉजिकल रीजनिंग के बजाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये डेविड मैके वाला किया था हमने ना, ALH वाला सहर? नहीं सर। ये नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं हम। अ, ये कश्यप आपको एक हैंडआउट भेजा है, उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। ये उसमें से है, पेज नंबर 7 पे हैं हम, और क्वेश्चंस 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18 to 23 ये क्वेश्चंस हमने इस पैसेज में से करने हैं, ठीक है। तो मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप अपने तौर पर अगर पैसेज खोलना चाहें मोबाइल पे तो योर कॉल। ओके, इन 1994, पैसेज में इसलिए आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ अच्छे से कि आपको समझ आ जाए। वहाँ टेस्ट के एनवायरनमेंट में आपकी अपनी मर्जी होगी, आप साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं या पहले पैसेज समझ लें, योर कॉल। मैं साथ साथ इसलिए नहीं करता कि फिर आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा सही से, इसलिए मैं पहले पैसेज समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आप पैसेज को अच्छे से पढ़ें या हल्के से पढ़ें, आपको क्वेश्चन पढ़ के वापस पैसेज पे आना ही आना होता है, इससे कोई छुटकारा मुमकिन नहीं है। इतना एफिशिएंट कोई भी नहीं होता कि जो उसने पैसेज पढ़ लिया, नोट्स बना लिए और उसमें से क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। मैं भी वीडियोस बना बना के बताता हूँ लोगों को कि नोट्स बना लिया करें और बाद में सॉल्व किया करें, बट इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आपने जो नोट्स बनाए होंगे ना साहर, उसमें आपने वो जी, चीज छोड़ दी होगी जिसका क्वेश्चन पूछा होगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सर जी। मैं आपको बताऊं सर, मैंने एक बात नोट की है कि ये हम्म, लोग जितनी एक्सट्रीम इंग्लिश मुश्किल होती है ना, ये लोग मोस्टली वो यूज करने की कोशिश करते हैं। हाँ वो बस ये वो चूज करते हैं पैसेज, ये नहीं लिखते। जी ये सर। चूज वैसा पैसेज करते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। सो जी यू सर, कांट डिसाइड बंदा कि मैं, लॉस्ट हो जाता है हाँ, पढ़ते पढ़ते ही बीच में। तो हाँ इसलिए बस सरसरी सा देखें और अंदाजा लगाएं कि क्या है, किस हवाले से बात हो रही है, और क्वेश्चंस पे जाने वाला करे बंदा। जी सर। ज्यादा से ज्यादा आप पहला क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्रू आउट द पैसेज से नहीं होते, स्पेसिफिक जगहों से ही होते हैं। जी सर। खैर, हम देखते हैं क्या कह रहा है पैसेज। इन 1994, a team of scientists led by David Mackay began studying the meteorite ALH 84008। आगे के लिए हम इसको ALH ही पढ़ेंगे, बार 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 आ रहा है। मीटियोराइट है उसका नाम है। मीटियोराइट्स पता है ना क्या होते हैं साहर? नहीं सर। ये जो, हाँ, कश्यप पता है आपको, इंजीनियर हैं आप। जी, वो जो स्टार्स के पीसेस होते हैं ना आफ्टर एक्सप्लोजन। जरूरी नहीं स्टार्स के हों, बस हमारे सराउंडिंग में बहुत जी। सारे ऐसी जो है बड़े बड़े पत्थर हैं जो रुलते फिर रहे हैं, तो उनमें से कुछ जमीन पर भी गिर जाते हैं, जिसको आप उर्दू में शहाबे साकिब कहते हैं, ओ जिसको ओके, आप टूटा हुआ तारा कहते हैं, जिसको देख के विश समझ करते गए। हैं। सो वो ठीक है सर। मीटोराइट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद इतने गर्म हो जाते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं जमीन की सरफेस तक आते आते। लेकिन कुछ होते हैं जो सरफेस तक आते आते थोड़े बहुत बच जाते हैं, 2 4 5 किलो का पीस बच जाता है, कोई बड़ा पीस भी बच जाता है, वो फिर थोड़ा सा वहां पे अर्थ को एक भी ला देता है। तो बहरहाल ये मीटोराइट्स होते हैं। तो इसके हवाले से एक मूवी बड़ी मजेदार आई है, लुक अप के नाम से।
तो उन्होंने उसमें दिखाया कि कोई बहुत बड़ा मीटोराइट जमीन से भी बड़ा आ रहा है और वो जमीन से टकराएगा, फिर वो टकरा जाता है, सारी जमीन तबाह हो जाती है। तो खैर वो ओ, अच्छी मूवी है मजेदार है। पर उन्होंने कोई ऐसी मूवी नहीं बनाई कि हम बच गए। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा। खत्म सब ऑलराइट। So in 1994, a team of scientists led by David McKay began studying the meteorite ALH 84001, which had been discovered in Antarctica in 1984. 1994 में ठीक उन्होंने है। इस पे रिसर्च शुरू की है, 1984 में वो डिस्कवर हुआ था। जी। डिस्कवर 2 टू साल बाद। इयर्स सॉरी जी जी नो सर, मिस पढ़ जी ली। 2 years later, the Mackay team announced that ALH, which scientists generally agree originated on Mars. कहाँ से आया है ये? Mars. मार्स से आया है, इस मार्च बात पे से। सब अग्री हैं। तो द टीम अनाउंस्ड 2 years later, the Mackay team announced that ALH contained compelling evidence that life once existed on Mars. ऐसे कोई एविडेंस मिले उस पत्थर में से जिससे पता चल रहा है कि तो वहां मार्स पे पे लाइफ लाइफ। थी कभी। This जी। evidence includes the discovery of organic molecules in ALH, the first ever found in Martian rock. मार्शियन का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो मार्स से आई हो। ठीक है। जैसे जमीन की किसी भी चीज को हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं ना, जैसे जी। सूरज की किसी भी चीज को हम सोलर कहते हैं ना, जी। तो ऐसे मार्स की किसी भी चीज को मार्शियन कहते हैं। मार्शियन रॉक में पहली बार मार्च। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलने का एविडेंस था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म द बेसिस फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना, जो जमीन पे लाइफ है उसकी बेसिस हैं, मतलब वो उसी से ही बनी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बनी है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ALH आर polycyclic aromatic hydrocarbons or PAHs. When microbes die, their organic material often decays into pH. तो बता रहा है pH कैसे बनते हैं। pH कैसे बनते हैं? माइक्रोब जब मर जाते हैं तो उनसे pH बनते हैं, ये वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उस पत्थर में ये वाले मिले हैं, pH मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कभी माइक्रोब्स थे जो मर के pH बन गए। तो इसका मतलब सारा वो ये लेना चाह रहा है कि भी मार्स पे कभी लाइफ हुआ करती थी, ठीक है, तभी तो जी। पत्थर पे पीएच मिले हैं, ठीक है। जी। अच्छा, स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट अबाउट द मैके टीम्स क्लेम रिमेन्स। कह रहा है कि इसकी टीम है, इसकी जो क्लेम है उस पर बहुत डाउट है। हाउएवर, skepticism about the Mackay's team claim remains, however. For example, ALH has been on Earth for 13,000 years. ये डिस्कवर हुआ था 1984 में, लेकिन ये जमीन पे 13,000 साल से पड़ा हुआ है, ठीक है। जी। For example, ALH has been on Earth for 13,000 years, suggesting to some scientists that its pH might have resulted from terrestrial contamination. क्या पता जमीन पे ही माइक्रोब्स मर के इसके ऊपर लग गए हों और पीएच बन गया हो। 13,000 साल से जमीन पे मौजूद है, ठीक है। ये डाउट्स आ रहे हैं। However, Mackay's team has demonstrated that the concentration of pH increases as one looks deeper into ALH 0, contrary to what one would expect from terrestrial contamination. कश्यप, इस सेंटेंस का मतलब बताओ हाउएवर के बाद से। However, McCain's team has demonstrated one sentence. जो भी जी करा जी जी, थोड़ा सा माइक जरा पास करके, आवाज कम आ। है।
अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि हम ALH में अगर डीपर और डीप जाके देखते हैं तो उसके अंदर पीएच की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जितना ज्यादा पीएच है वो बढ़ता जा रहा है। मैकेन्स टीम ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो हमारा क्लेम था अभी टेरेस्ट्रियल कंटेमिनेशन वाला, उसके अगेंस्ट। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। अच्छा, वैसे ही मुझे बताएं पहले कश्यप सर, कि अगर जमीन की कंटेमिनेशन उस पत्थर के ऊपर लगी होती, यानी माइक्रोब मर गए होते और पीएच बन गए होते, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पत्थर के ऊपर ज्यादा होते या अंदर ज्यादा होते? ऊपर ज्यादा होना ऊपर चाहिए। ज्यादा होते ना, जी। जी जाहिर सर। है चारों तरफ से उसके ऊपर लग जाते। तो होना ये चाहिए था, जैसे जैसे वो पत्थर के अंदर जाते वैसे वैसे उस कंटेमिनेशन की जो मिकदार है बहुत कम होती चली जाती ना। जी। और यहाँ उल्टा हुआ है, ये लिखा हुआ है। However, Mackay's team has demonstrated that the concentration of PaH increases as one looks deeper into this stone, contrary to what one would expect from terrestrial contamination. ये against है terrestrial contamination के। तो ये उन्होंने अपनी एक लॉजिक दी है कि नहीं, टेरेस्ट्रियल कंटेमिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें डीपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ती जा रही है कंसंट्रेशन। हाँ, द स्केप्टिक्स, जो उस पे एतराज कर रहे हैं ना, जो डाउट करने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है। द स्केप्टिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट हाउएवर इज दैट processes unrelated to organic life can easily produce all the evidence found by Mackay's team, including pH। ये डाउट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की है। वो कह रहे हैं is that processes unrelated to organic life can easily produce all the evidence found by Mackay's team, including pH। जो pH या जो इसने एविडेंस ढूंढा है ना, वो कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ऑर्गेनिक लाइफ से ही बन सकती हैं ये पीएएच। ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये तो अनऑर्गेनिक लाइफ से, अनऑर्गेनिक चीजों से भी बन सकते हैं। ऐसे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जिनका ऑर्गेनिक लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी ये वाले सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस पीएच। स्टार फॉर्मेशन में भी पीएच तो बनते हैं, वो कह रहा है। अब स्टार फॉर्मेशन की ऑर्गेनिक लाइफ का प्रोसेस तो नहीं है ना। Moreover, pH frequently appear in other meteorites and no one attributes their presence to life processes। ये तो और meteorites में मिलते हैं, वहां आप क्यों नहीं कहते कि उस पे भी लाइफ थी? अच्छा, yet Mackay's team notes that the particular combination of pH in this stone is more similar to the combinations produced by decaying organisms than to those originating from non-biological process। अभी भी मैके की टीम उसका भी जवाब दे रही है, कह रही है नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट हैं। ये जो हमारे पत्थर से पीएच मिले हैं इनका कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिक वाला ज्यादा है, नॉन बायोलॉजिकल वाले से रिलेटेड नहीं है ये। समझ आया पैसेज? जी। गुड। आई होप नाउ विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इजीली। तो 18वें का आंसर बताएं, शाबाश। मैं एक सेकंड में आया।
जी 18 का आंसर। नहीं हो सकता है। सॉरी। E, describe a controversy. आप बी कह रही हैं, डी कह रही हैं कश्यप? मुझे सुना नहीं सही से। मैं ई बोल रही थी, ई बोल describe a रही हैं, हाँ controversy. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। आप जो ALH का एविडेंस है ना, उसकी सिग्निफिकेंस पे बात हो रही है पूरे उसमें। जी जी यार ठीक है ना? जी सर। अगर आपका कोई और आंसर है तो बता दें, मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, मेरा एक्चुअली दो पे डाउट था। एक तो रिकंसाइल कंफ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, और दूसरा मतलब सी रिकंसाइल और किया ही नहीं ई में, उसने। लेकिन ई भी रिकंसाइल किया ही वो नहीं। था। हाँ, तो ई है वो प्रोबेबली। जी जी ई है। 19। which of the claim that originated on Mars. यू कैन गो बैक टू द पैसेज इफ यू वांट, आपके पास है। ए हो सकता है इसका. कौन सा कश्यप? A, it was initially proposed by McKay's team of scientists. अच्छा जी सहर, आपका आंसर क्या है? पहले आंसर ले लूं। Sir, I'm doubtful between A and B, क्योंकि क्योंकि डिस्प्यूट था साइंटिस्ट के दरमियान। हाँ, कहाँ डिस्प्यूट था? ये रहा, ये लिखा हुआ है। विच साइंटिस्ट जनरली एग्री ओरिजिनेटेड ऑन मार्स। डिस्प्यूट था ही नहीं, जनरली एग्री डिस्प्यूट कर था रहे हैं ना सब। कहाँ है? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5वीं लाइन में, सर। चौथी और लेकिन 5वीं। आपने तो वो बताया कि वो जो है ना, वो डिस्प्यूट डीपर तो उसकी, डाउन इनसाइड जाए ना। तो वो तो लेकिन सिग्निफिकेंस पे था, एविडेंस की। वो तो उसमें जो लाइफ से रिलेटेड एविडेंस मिले हैं ना, उस पे बहस हो जी, रही है। वो खुद जो ALH है उस पर थोड़ी हो रही है, वो तो मार्स से आया है, इस पे तो सब अग्री हैं। हाँ, तो फिर ये गलत होगा सर। ये रहा ठीक ना। है। 2 years later the McKay team announced that ALH, which scientists generally agree originated on Mars, ये तो इसमें बता दिया इसने कि वो मार्स से आया। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ वाइड स्प्रेड साइंटिफिक डिस्प्यूट। वो पत्थर जी, खुद जो है मार्स से आया है, इस पे कोई इख्तलाफ है या नहीं है? नहीं, इस पे तो नहीं है कि वो तो वो ये मार्स तो से पूछ आया रहा है। है, द पैसेज asserts which of the following about the claim that ALH originated on Mars। इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। कश्यप सही है? जी समझ आया बी क्यों है? जी जी. गुड। इट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द मैक्के टीम ऑफ सैंड। नहीं नहीं नहीं, मैक्के टीम ने थोड़ी डिस्कवर किया था इसको। मैक्के टीम ने तो इस पर 10 साल बाद, डिस्कवरी के 10 साल बाद स्टडी शुरू की थी। तो बी है इसका। 20। क्यों यार? सी होना चाहिए इसका.
जी सहर। पर हाँ, सी ही है, सी ही हाँ ना। होगा क्योंकि वो आपने अभी बताया था। हाँ हाँ, कि ये तो 13,000 ये साल से पी यहाँ पे है। रहने के अंदर। 13,000 साल से हाँ यहाँ पे है, हो सकता है इसमें था हो ही ना, पहले यहीं पे सारे आए हों। तो ये 13,000 साल से जो यहाँ पे मौजूद है, इस बात को उन्होंने बेस बनाया है, इस बात का, कि ये सारा अर्थ वाला ही है इस पर। जब ये आया था तब इस पे नहीं था, ये सब सी सही है, ठीक है। 21। 21। ई होगा इसका। जी सहर। सर मुझे अभी 1 मिनट पढ़ने थे। जी जी जी। सर ई भी, ई हो सकता है क्योंकि आपने अभी बोला ना कि वो सरफेस पे ज्यादा वो कर रहा था और डीप डाउन वो इंक्रीज हो रहा था। यानी the meteorite would be आप concentrated towards the meteorite surface, मे बी सरफेस की जो बात हुई है। देखें। originated from the source ई other सही than है, them। लेकिन आप जो और एक्सप्लेन ए कर रही भी हैं हो वो गलत सकता कर है। रही हैं सहर। क्या? आप आंसर सही दे रही हैं ई, कशिफ आपका आंसर भी वो सही है, लेकिन आप जो हाँ एक्सप्लेन कर रही हैं वो कुछ ठीक नहीं कर रही हैं। देखें, ई इसलिए है, वो पूछ क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है द पैसेज सजेस्ट दैट इफ अ मीटेओराइट कंटेन पीएच दैट विद द रिजल्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल जमीनी कंटेमिनेशन, जी देन वन वुड एक्सपेक्ट व्हाट, वन शुड एक्सपेक्ट कि भाई कंसंट्रेशन सारी की सारी सरफेस पे होगी, सेंटर पे कुछ नहीं होगा। जी वो अलग बात है, वो उल्टा रहा था, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल कंटेमिनेशन है तो सरफेस पे ज्यादा होनी चाहिए ना। जी सर। तो ई है कि पीएच कंटेन should be concentrated toward surface। 22। ये वाला सेंटेंस। ए होना चाहिए इसका। हाँ ना, ये तो बताया उसमें कि जब माइक्रोब्स मर जाते हैं तो वो पीएच बन जाते हैं, हम्म, तो वो पीएच की सोर्स बता रहा है, ऑर्गेनिक सोर्स। इस सेंटेंस में यही बताया ना सहर, हाँ कि पीएच कैसे बनते हैं। जी हालांकि आगे जाके पैसेज में दूसरे सेंटेंस का भी पॉइंट दिया है कि भाई पीएच तो और तरीकों से भी बन जाते हैं, नॉन ऑर्गेनिक तरीकों से। जी लेकिन इस स्पेसिफिक सेंटेंस में ये बताया है कि ऑर्गेनिक कैसे बनते हैं। तो इट आइडेंटिफाइज अ पॉसिबल ऑर्गेनिक सोर्स ओके। for the pH found in this stone. Okay, 23।
डी हो सकता है। कौन सा? D, the pH are likely to be found in combinations that distinguish them from the हाँ, pH वो यही तो produced कह by रहे हैं कि organic. भाई नॉन ऑर्गेनिक वाले और हैं, और ये जो पीएच ऑर्गेनिक वाले हैं वो और हैं। ये हम्म, डिफरेंट होते हैं, सारे पीएच सेम नहीं होते। तो डी में कह रहा है दीज पीएच आर लाइकली टू बी फाउंड इन कॉम्बिनेशंस दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द पीएच प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक प्रोसेसेस। मैक्के की टीम का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं ना हम लोग सहर, जी सर। और जी। किसके लिए ले रहे हैं? उन पीएच के लिए जो नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस से नॉन बनते हैं। ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनते हैं। तो मैक्के की जी टीम कहेगी कि जो नॉन ऑर्गेनिक से बनते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उनसे जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनते हैं। जी तो मैक्के की टीम डी वाले पॉइंट बोलेगी, ठीक है। जी सर। कि 23 हो गया, हाँ बस इतने ही थे हमारे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कितना अच्छे से समझाया है, फिर भी आप लोग फंसे हैं। खोल के रख दिया आपके सामने पूरा पैसेज मैंने, कश्यप ऐसा ही है। जी जी। अब जी सर। आप लोगों को खुद इतने ही अच्छे से वहां पे समझना होता है। आई अंडरस्टैंड टाइम कम होता है और दौड़ ज्यादा होती है, बट अगेन और सर ये टाइम की वजह से ना आप और ज्यादा अंडर कंफ्यूज हो स्ट्रेस रहे होते होते हैं। हैं, हाँ। हाँ। तो आपको इतनी स्ट्रेस से प्रैक्टिस हो। करनी है जितनी वो टर्किश शूटर ने की थी। पता है आपको कहानी? नहीं सर। नहीं पता कश्यप आपको? नहीं, मैंने सिर्फ पिक्चर्स एंड वीडियोस देखी थी फाइनल, उससे हाँ, पहले का नहीं वो पता। जो ओलंपिक्स हो रहे थे उसमें एक टर्किश जी गया है जी। 51 ईयर वाला। उसने जाके ना वो लेंसेज पहने हैं, ना वो एयर प्रोटेक्शंस पहने हैं, ना कोई गियर पहना। जाके जेब में हाथ डाला, पिस्टल उठाई दूसरे हाथ से और टक 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 सारे जी निशाने मार दिए। जी। तो से और सिल्वर जीत के आया है, मतलब सेकंड नंबर पे आया है, ओलंपिक्स जीत के आया है। और जबरदस्त। वो ये बता रहा है कि मैंने अभी जो मतलब रिसेंटली कुछ इश्यूज थे उस वजह से किसी ने मुझे कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मैंने करके दिखा दिया बस। तो जाहिर है उसने वाह। बहुत प्रैक्टिस की होगी। कश्यप ऐसा ही है, जी उसने जी। दिन रात प्रैक्टिस की होगी, इतनी की होगी कि वो उसने ना कानों पे कोई गेयर पहना ना आंखों में लेंसेज लगाए और बस टक 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 सारे हम्म। निशाने मार दिए। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जल्दी 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 स्पीड में अंडर स्ट्रेस सारा काम कर सकें। जी। तो वो प्रैक्टिस से होगा बस। तो बस यही करवाना था। अच्छा, आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं आपको? जी सर। जी। अच्छा, तो ठीक है कश्यप, आप फिर जो है बेशक लीव कर दें। इन ये कुछ एडवांस चीजें कर रही हैं, ओके और ओके। उसमें से ये कुछ चीजें पूछ लेती हैं, एक आध क्वेश्चन। ठीक है तो ठीक वो बस इनसे मैं डिस्कस करूंगा। आप भी अगर ऐसी आगे चल के एडवांस चीजें करने लग जाएंगी, बुक्स भेजी है। हुई जी हैं, तो जी। फिर आपकी भी ऐसी जो क्वेरीज होंगी वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे अलग से, कोई मसला ठीक नहीं है है। ठीक है। तो अभी आप अगर बैठेंगे भी आपको पता ही कुछ नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम्म, है, कहाँ से आया है और क्या बोला जी जा जी। रहा है। जी जी। तो इसलिए आप बस वो चीज़ें जो आपको बता दी हैं पूरा वीक उन पे काम करें। जी। क्विक मैथ्स इंप्रूव करें, अलजेब्रा करें, और आज फ्रैक्शन का टॉपिक हुआ है वो कर लें। ठीक और है मीनवाइल आप अगर जो यूडेमी की रिसोर्सेज यूज़ करना चाहती हैं कर लें अगर दिल कर रहा है तो। ठीक है। और इंग्लिश में फिलहाल आप लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दें, और कल आपको क्लास में मैंने सेंटेंस इक्विवेलेंस भी करवाया था, जी वो भी जी स्टार्ट जी। कर सकती हैं। जी तो ये मल्टीपल चीज़ें हमने कर ली हैं काफ़ी सारी। तो आप जी वीक के लिए काफ़ी सारा काम हो गया आपके पास। जी। इन सब चीज़ों को करें। कोई क्वेश्चन हो वॉइस नोट भेज दीजिएगा, जब मुझे टाइम मिला मैं आंसर ठीक है दे दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो थैंक यू। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। या। जी सर, पेज नंबर बताएं। बुक खोल ली मैंने सर आपकी। एक क्वेश्चन तो है 534 पे। आंसर भी उसका नीचे दिया हुआ ही है, लेकिन वो मुझे फिर भी फाइव समझ नहीं थर्टी आ रहा। फोर पे 534 तो गुजर भी क्या। पेज नंबर कहाँ लिखे हुए हैं? आपके पेज नंबर शायद डिफरेंट आ रहे हैं। 534 ये वही है ना जिसके नहीं सर, 1293। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ये प्रीमियम बुक 2022 ही, हाँ 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 ये हाँ, आ सर गया आ गया यही आ है गया, ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही वो मैं पेज है नीचे ना। चला गया था। जी जी। ठीक है।
Terminating decimal, yeah, is one which has only a finite number of non-zero digits. वो ये होता है ना, जैसे 5 अपना जो है 3/4 है तो ये 0.75 हो जाएगा, लेकिन अगर तो 5/6 है तो ये 0.8333 चलता चला जाएगा। ये वाला जो है वो नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये अच्छा, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन जो टर्मिनेटिंग है। फिनिश्ड हो जाए, ठीक है, जो इसको फाइनाइट रैकरिंग कहते नंबर्स हैं, हो। हाँ। इसको यूं भी लिखा जी। जाता है 8 3 के ऊपर बार बना के, ये रैकरिंग है, जी। रैकरिंग ओके। डेसिमल। और ये टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, बस ठीक है। सही है, इनको डिवाइड करना है सबको और देखना है कि कौन किसका आंसर फिनिश हो जाएगा, वो मतलब चलता नहीं रहेगा, राइट। हाँ, लेकिन वो कुछ रेकरिंग और भी नहीं कह रहा होगा। है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ रेसिप्रोकल विच इज टर्मिनेटिंग। रेसिप्रोकल लेके चेक करना है। अच्छा, मतलब पहले इनको सबको सबको रेसिप्रोक करूं एंड देन उसके बाद डिवाइड करके आंसर चेक हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, तो तो ये इन्होंने तो, सीधे क्यों दिया है, रेसिप्रोकल ही दे देते। हाँ, तो हम फोर इतना फोर्टी फाइव कंफ्यूज। को 31 से नहीं कर सकते, 30 31 वन को को फोर 440 फिफ्टी फाइव से करेंगे। तो ये काफी मेहनत वाला समझ काम दे गई दिया बात। है। हाँ सर यही मैं कह रही हूँ, एक एक क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो ये तो 2 मिनट्स में तो नहीं होगा। पता नहीं ये लोग इस तरह के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं। हाँ, ये तो प्रॉपर कैलकुलेटर से होने वाला क्वेश्चन है। तो ये तो मतलब 31 को 455 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ जीरो लगाता हूँ, यहाँ जीरो, 310 अभी भी नहीं जा रहा है, यहाँ जीरो लगाता हूँ, यहाँ जीरो। 455 का टेबल 3100 पे लेके जाना है। तो ये तो बड़ी खप है, तो सारे ही अजीब से हैं। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने अच्छा इसको, मतलब कोई ट्रिक सर, बताई है क्या? इन्होंने कुछ आसान करने के लिए ट्रिक बताने की कोशिश की, लेकिन वो जो ओरिजिनल मेथड हम देख रहे हैं उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। हम्म, कह तो रहा है कि आपको नीचे जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की कैलकुलेशन करने कोशिश की। की है। उन्होंने फैक्टर्स में कर दिया है 31 को, वो 455 को कीजिए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिए। देख लेते हैं। 455 की 5 9 फैक्टराइजेशन 5 5 1, 7 एंड 13। और 91 पे तो अब कुछ नहीं जाएगा। 91 पे तो हाँ जाता है ना, 3 का टेबल, नहीं जाता। 5 91 पे 7 13। 13 7 हाँ। तो ये तो 5 7 13 है, और यहाँ 31 है। मतलब ये सर लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझ आ गया है क्या करना है। बस ठीक है, समझ लेकिन आना ये जरूरी है। हाँ, चीजें समझ आनी जरूरी, सॉल्व तो फिर वो सर अपना हाँ ही वहाँ टाइम पे लेते होंगे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा एक 522 पेज है। ठीक है। 522 पे। जी, ये वाला। अच्छा। जी सर। ओके। फॉर n ग्रेटर देन 1, यानी n 1 से ऊपर है, 1.1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। जी। एक्स एन इज डिफाइंड बाय एक्स एन, ये सीक्वेंस बनेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो x1 आ जाएगा, या 3 रखूंगा तो x2। हर पिछले नंबर की रूट लेता जा रहा है वो। जी। अगर मैं x2 लेता हूँ, तो x1 का अंडर रूट ले अंडर लेगा। रूट जी। x1 हो जाएगा, फिर x3 लेता हूँ तो x2 का इसका रूट आएगा, तो यूं रूट लेते जी। जा रहा है। अब x1 कुछ भी हो सकता है ना, x, जी सर। ठीक है, इज द डिफाइंड बाय दिस। For n greater than 1, the sequence xn is defined by this is the median of the first four even number terms is the, अच्छा, is the, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, is the median of the first four even numbered terms, मतलब दूसरी चौथी छठी आठवीं, हाँ, टू पहली को चार जो होंगी ना, फिर दूसरी ले लेते चौथी हैं। छठी जी। आठवीं टर्म इन द जी सर। सीक्वेंस greater than the median of the first four द फर्स्ट odd फोर number ऑड नंबर। terms in the sequence,
मतलब वो हम 1 3 सेकंड 5 7 ले लेंगे। थर्ड सेकंड फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ का जो मीडियन है वो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ के मीडियन से ज्यादा है। फर्स्ट फोर ज्यादा है कि नहीं है? यानी जी सर। सेकंड फोर्थ सिक्स एट, इन चारों का मीडियन, इन चारों का मीडियन आएगा इन दो का मिड, और इन चारों का मीडियन आएगा इन दो का मिड, है ना? जी सर। मीडियन निकालना है। मतलब थर्ड और सेवन्थ का जो वो होगा टर्म, फिफ्थ जो होगी वो मीडियन हो जाएगा ना। हाँ, इसी का टर्म सिक्स्थ जो होगी वो मीडियन हो जाएगा। लेकिन सर जो नीचे तो इन्होंने फोर्थ कंडीशंस दी टर्म, है ना 1 और 2, ले फोर्थ टर्म हमें कंडीशंस चाहिए कंफ्यूज और कर सिक्स्थ रही है। टर्म चाहिए, है ना? हमें सिक्स्थ एंड फिफ्थ चाहिए। नहीं, फिफ्थ टर्म तो इधर आ जाएगी, हमें मीडियन। यहाँ पे फोर्थ सिक्स चाहिए, उनका मिड निकाल लेंगे, मीडियन आ जाएगा। नहीं सर, फोर्थ और फोर्थ, एट का मीडियन 6 आ जाएगा ना। नहीं सर, और एक 3 हमारे एंड पास 7 का सेकंड टर्म मीडियन है। 5। देखो इवन नंबर टर्म्स ये रही, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ, जी जी। इनका मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीच वाली दो का एवरेज लेना पड़ेगा ना। जी सर। तो हमें बीच वाली दो कौन सी हैं? फोर्थ और सिक्स्थ है ना। जी सर। तो हमें फोर्थ और सिक्स्थ टर्म अगर मिल जाएं, उनका हम मिड निकाल तो लेंगे। मीडियन आ जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, फोर्थ टर्म जी यहाँ पे मिली हुई है जो ग्रेटर देन 1/3 ये कह रहा है, ग्रेटर देन 1/3 कह रहा है, इक्वल टू 1/3 नहीं कह रहा। जी। तो x4 यहाँ पे रखेंगे, x5 आ जाएगी, फिर x5 रखेंगे, x6 आ जाएगी ना। अगर आप उसको वो उसमें डाल देंगे उसमें जो डालते फर्स्ट जाएंगे, अगर इक्वेशन हमें थी। मत x4 मिल जाए हाँ। तो हम x5 x6 x7 सब निकाल सकते हैं ना। जी जी। ठीक है। लेकिन ये ग्रेटर देन 1/3 से क्या पता ग्रेटर देन 1/3 क्या है? सो दिस इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, ये सफिशिएंट नहीं हुआ। ये सफिशिएंट है। तो 1/9। सेकंड टर्म मिल गई हमें, एक्स सेकंड टू टर्म मिल की गई, वैल्यू। हाँ x2 मिल गई, जी। x3 मिल जाएगी। x3 x2 का अंडर रूट हो जाएगा। हाँ, x4 उसका हाँ, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट x6 हो उसका, जाएगा जी। x7 उसका, x8 उसका। जी सारी जी मिल जी। गई, जी सारी मिल सर। गई। जी इन दो का जी। मिड आ जाएगा, इन दो का मिड आ जाएगा, तो इससे सब कुछ आ जाएगा। हाँ, तो बी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। ठीक बी है सर, स्टेटमेंट समझ गए। सफिशिएंट है, हाँ, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गई देख के हाँ कि ये करना तो करना नहीं है। नहीं, वो हाँ, एक्चुअली मुझे यही क्लियर नहीं हुआ था x2 और मीडियन के बारे हाँ, में क्यों हाँ। बात की है। डायरेक्ट अच्छा, पुट कर देते ना वैल्यूज, मीडियन क्यों डिस इन्होंने, मतलब हाँ, हाँ, वो थोड़ा उन्होंने काफी उसका इसको यहाँ से लॉजिक मुझे नहीं भी बन रहा समझने में था। थोड़ा हुआ, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क चेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसका। सर अगर हमें सिर्फ ये इक्वेशन दे देते और उसके बाद हम्म। नीचे ये दो टर्म्स दे देते तो आंसर इजी हो जाता। ये जो बीच में इन्होंने टर्म्स दी है ना मीडियन की और इवन नंबर हाँ, टर्म्स की मीडियन, हाँ, इसने हाँ, कंफ्यूज कर दिया। हाँ, वो जाहिर है करता है वो कोशिश कि आप परेशान हो। हाँ सर, फिर वो 2 मिनट तक तो बंदा सोचेगा। मुझे तो बस एक टाइम का ज्यादा मैटर हो रहा है। हाँ, अच्छा सर, एक 536 पे क्वेश्चन है। जब उसने इसकी स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, बी ही दिया है, ठीक है। वो मैं चेक करना चाह रहा था, मैंने कोई गलत बात ना ना की हो फिर खाम खबर। 536। एक सेकेंड सर, शायद नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ये तो मुझे हो इजी था, हो गया था। एक सेकेंड। हाँ सर, ये पेज बन रहा है 546, नॉट 36। 5, 46। 45 पे है, लेकिन वो थोड़ा ठीक है, आंसर उसका 46 तक जा रहा है। ठीक, ये वाला, के वाला। के वाला, यस। इज के अ ठीक है, फैक्टर ऑफ एन?
इसमें ना सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है, बाकी तो मुझे समझ में आ गया था। जी क्या वो है? ये इज के फैक्टोरियल अ फैक्टर ऑफ एन फैक्टोरियल? के जी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से पूरा करता है कि नहीं? देखें, एक बात बताऊं छोटी सी। अगर जी के सर। एन से बड़ा है तो सही है, यस। क्यों? अगर ये 8 फैक्टोरियल ऊपर हो, 5 फैक्टोरियल नीचे हो, तो 8 फैक्टोरियल को आप 8 7 6 5 फैक्टोरियल तक लाएंगी लाएंगी, 5 फैक्टोरियल से कटेगा ही कटेगा। अगर के एन से बड़ा है तो यस। ओके। अगर के 5 फैक्टोरियल है और एन 8 फैक्टोरियल है, फिर कैसे कट सकता है? ये तो नीचे वैल्यूज बच जाएंगी। हाँ सर। तो हमें बस ये जानना है कि के बड़ा है एन से। द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ के फैक्टोरियल इज 5। के फैक्टोरियल में 5 बता दिए, लेकिन एन का हमें ग्रेटेस्ट कोई भी प्राइम अभी नहीं फैक्टर पता। ऑफ के फैक्टोरियल इज 5। ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ के फैक्टोरियल 5 है, यानी के फैक्टोरियल का जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 5 है। यानी जी। के 5 है। इसका जो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट प्राइम 5 फैक्टोरियल है, यस 5 फैक्टोरियल बना 5 4 3 2 1। 5 4 4 3 2 3 2 1, इसका यस। ही ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 5 बनता है। हाँ लेकिन सर इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें एन नहीं गिवन, तो ये हमारे लिए अच्छा यूजलेस है। अच्छा अच्छा, 6 फैक्टोरियल का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर भी 5 ही बनेगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। उसके बाद तो 7 आता है, 7 से तो नहीं कटेगा ना। जी। तो 5, इस पूरी वैल्यू का 5 4 3 2 1 का प्राइम फैक्टर क्या है सबसे बड़ा? सबसे 5। बड़ा प्राइम 5 है। 5 है जी प्राइम। वैसे तो ये 15 से भी जी डिवाइड जी हो रहा है, पर जी। प्राइम। और इसका प्राइम सबसे 5 ही बड़ा है। प्राइम, इसका सेकेंड वाले 6 का, वो 6 भी 5 फैक्टोरियल। है। हाँ, तो के वो 5 भी फैक्टोरियल 5 भी है। हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जी हम सोच रहे थे ना 5 फैक्टोरियल ही है, तो जरूरी नहीं है, जी। 6 जरूरी नहीं फैक्टोरियल है भी हो जी सकता सर। था। तो यहाँ पे हमारे पास जी दो सर। ऑप्शन आ गए, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो ये सफिशिएंट नहीं है। और वैसे भी ठीक हमें है एन सर। का नहीं पता ना। हमें अभी एन का पता ही नहीं है, तो एन का पता इक्वेशन नहीं, 1 तो तो दिस इज नॉट वैसे सफिशिएंट। ही। अच्छा, 7 जी। इज अ फैक्टर ऑफ एन फैक्टोरियल। 7 इज अ फैक्टर ऑफ एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को 7 एन। काटता है। अब एन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जी 20 भी हो सर सकता है, एनी। 50 भी हो सकता है। 7 आएगा ही आएगा जी उसमें। तो इसका जी मतलब ये है सर। कि एन फैक्टोरियल बड़ा है। नहीं, 7 या 7 से बड़ा है ना? जी सर। तो एन 7 या 7 से बड़ा है, ये पता चल गया ना। और ये ये 5 या पता चल 6 गया, है। लेकिन इक्वेशन खुद जस्टिफाई नहीं करेगी ना। नहीं, वो भले ना करे, हमें तो ये बताना है कि फैक्टर है या नहीं है। हमें सिर्फ इस बात का जवाब ढूंढना है। हमें ये पता करना है कि के बड़ा है या एन बड़ा है। के 5 या 6 आ, हो सकता है, एन 7 जी। या 7 से एन ज्यादा है। 7 से बड़ा ही होगा, तो एन तो इसका जवाब तो मतलब है मिल एन गया, बड़ा ही एन बड़ा है। होगा। तो इसका मतलब है ठीक दोनों को है। मिला के जवाब मिल जाएगा। अब वो जवाब भले इसका 9 में मिले, इज के अ फैक्टर ऑफ एन? तो ये सिचुएशन बन रही है। तो हमें ना में जवाब है, क्योंकि फैक्टर तो नहीं बन रहा, वो 5 और 6, ये 7 8 9 हाँ, 10 ये ना में तो जवाब आगे है, जा रहा है। लेकिन जवाब तो मिल रहा है ना। सही है सर, समझ दोनों को गई। मिला के, हाँ, बस जवाब मिलना चाहिए। समझ गई समझ गई। हाँ हाँ, ठीक है सर। सही है। ओके, थैंक यू ठीक है, सर। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।